सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। झारखंड आंदोलन के अंतर्गत आप लोगों का झारखंड के विभूतियों का चौथा क्लास है आज का। और आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के विभूति के अंतर्गत सेना को देखेंगे, यानी सेना में जो भी झारखंड से जुड़े व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आज हम लोग 33वें नंबर पर झारखंड के विभूतियों के अंतर्गत हम लोग आज 33वें नंबर पर लांस नायक अल्बर्ट एक्का के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इनसे जुड़ी सारी जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जानकारियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं हम लोग। इनका जो जन्म है 27 दिसंबर 1942 में हुआ है। ये जो अल्बर्ट एक्का है इनका जन्म कब हुआ है? 27 दिसंबर 1942 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो गुमला जिला के, याद रखिएगा, गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के अंतर्गत जड़ी गांव है, वहीं पे इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 में हुआ है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के अंतर्गत जड़ी गांव है, जड़ी गांव, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो शहादत हुई, ये जो शहीद हुए, यानी इनकी जो मृत्यु हुई वह कब हुई है? 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? तो गंगा सागर, यह बांग्लादेश में है गंगा सागर, यहीं पे इनकी जो शहादत हुई या मौत हुई बोल सकते हैं आप लोग। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का है। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इनकी माता का नाम मरियम है। अल्बर्ट एक्का के माता का नाम मरियम है और इनकी जो पत्नी है अल्बर्ट एक्का की, उनका नाम है बलमादीन एक्का। और इनके जो पुत्र हैं वह है विसेंट एक्का। तो इन्हें मैंने यहाँ पे इनके पारिवारिक ढांचा को दिखा दिया कि इनके परिवार में इनके माता पिता पत्नी पुत्र, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। इनका जन्म भी बता दिया और उनकी शहादत भी मैंने बता दी। अब इनके बारे में, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बहाली देखते हैं। इनकी जो सेना में बहाली हुई कब हुई और कहाँ हुई? तो इनकी बहाली जो है बिहार रेजिमेंट में हुई थी। अल्बर्ट एक्का की जो बहाली हुई वह बिहार रेजिमेंट में हुई। कब हुई? 27 दिसंबर 1962 में हुई थी। 27 दिसंबर 1962 में हुई। अल्बर्ट एक्का की बहाली जो है बिहार रेजिमेंट में हुई 27 दिसंबर 1962 में। लेकिन इसके बाद जो है एक ब्रिगेड ऑफ गार्ड का गठन किया गया, जिसमें 14th बटालियन में इन्हें शामिल कर लिया गया। यानी कि इनकी जो बहाली हुई वह बिहार रेजिमेंट में हुई 27 दिसंबर 1962 में। लेकिन इसके पश्चात जो है इन्हें ब्रिगेड ऑफ गार्ड के 14th बटालियन में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यह जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी उसमें यह जो है बहुत ही अनुशासन का पालन करते थे, जिसके चलते इन्हें जो है लांस नायक का पद दे दिया गया। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट एक्का को लांस नायक का भी पद दिया गया था। कब दिया, कैसे दिया गया? तो देखिए, इनकी अनुशासन और दृढ़ता को देखते हुए ट्रेनिंग के दौरान ही, मैं बता रहा हूं, ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें जो है लांस नायक का पद दिया गया। यह भी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्बर्ट एक्का को जो है ट्रेनिंग के दौरान लांस नायक का पद दिया गया। ठीक है, अब इनके जो मृत्यु हुई, शहादत हुई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हुई। तो 1971, यह डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध 2 बार हुआ है, उसमें से सेकेंड वाला जो है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, वही इनसे रिलेटेड है। तो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह पूर्वी मोर्चा पर, कहाँ पे? पूर्वी मोर्चा पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमला के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन के 14th गार्ड के बाई अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। यानी यह जो है जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था और इन्हें जो है, इन लोगों को जो है ऑर्डर मिला कि आप लोग गंगा सागर जाइए, वहाँ का कमान संभालिए। तो ये लोग वहाँ गंगा सागर गए और इन लोगों की रणनीति के अनुसार ये लोग 2 गुटों में बट गए। जो इनका गुट था, यानी कि अल्बर्ट एक्का का गुट था, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। उनका गुट कौन सा था? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन 14th गार्ड बाई अग्रवर्ती कंपनी, इनकी जो है एक गुट थी जिसमें ये शामिल थे।
1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और इस युद्ध में अपनी इकाई की सेना की रक्षा करते हुए यह घायल हुए और 3 दिसंबर 1971 में ये शहीद हो गए। ये जो अपने देखिए कंपनी में, जिस कंपनी में तैनात थे, जैसे बटालियन के 14th गार्ड के बाई अग्रवर्ती कंपनी मैं बता रहा हूँ, इसमें ये तैनात थे और इसी में अपने सैनिकों की जो है रक्षा करने के दौरान जो है यह घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 में यह शहीद हो गए। और यह जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान का 1971 का, इसे जो है हीली की लड़ाई का नाम दिया गया। तो यह भी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा कि अल्बर्ट एक्का जिस लड़ाई में शहीद हुए उस पूरी लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है, तो हीली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अल्बर्ट एक्का को कौन सा पद दिया गया था उनके ट्रेनिंग के दौरान, तो लॉन्स नायक का। अल्बर्ट एक्का किस बटालियन में शामिल थे, तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। और उनका जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन है उसमें वे कौन से दल में शामिल थे, तो 14th गार्ड के बाई अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे वे। ठीक है। और यह पूरी लड़ाई तो बता ही दिया मैंने कि हीली की लड़ाई कहलाता है। और जब ये शहीद हो गए तो भारत सरकार द्वारा जो है इनके शहादत को देखते हुए मरणोपरांत, याद रखिएगा, मरणोपरांत सैनिकों को दिया जाने वाला भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित इन्हें किया गया। और झारखंड के एकमात्र यह जो है सम्मान पाने वाले आदमी है। ठीक है। तो इस सम्मान को पाने वाले एकमात्र झारखंडी कौन है, अल्बर्ट एक्का है। और मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यह जो परमवीर चक्र है यह मरणोपरांत सैनिकों को दिया जाने वाला भारतीय सैनिक का सर्वोच्च सम्मान है, परमवीर चक्र। ठीक। और यह प्रश्न बनता है, इसलिए ये याद रखिएगा कि इस सम्मान को या परमवीर चक्र को पाने वाले एकमात्र झारखंडी निम्न में से कौन है, तो आप लोगों का जवाब होगा अल्बर्ट एक्का। और यहां तो भारत सरकार ने इन्हें दिया ही दिया सम्मान। इसके अलावे जो है बांग्लादेश, गंगा सागर बांग्लादेश में जहां ये युद्ध कर रहे थे वहां पे, यानी बांग्लादेश ने भी इन्हें एक सम्मान दिया, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, इससे सम्मानित किया। तो बांग्लादेश ने भी अल्बर्ट एक्का को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश ने अल्बर्ट एक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया, तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया। और इन्हीं ये जो गंगा सागर है यह जो है अगरतला से मात्र 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। इसीलिए त्रिपुरा सरकार ने इनके सम्मान में जो है अल्बर्ट एक्का नेचर पार्क का भी निर्माण किया है, जो कि अगरतला त्रिपुरा में है। तो अल्बर्ट एक्का से संबंधित यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप लोग इसे नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट लें, आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है कला जगत की ओर बढ़ते हैं और इसमें जो है 34वें नंबर पर देखते हैं मुकुंद नायक को। ठीक है। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1949 में हुआ है। मुकुंद नायक का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1949 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड के अंतर्गत ओकवा गांव है, वहीं पे मुकुंद नायक का जन्म हुआ है। ठीक है। और यह जो है लोक नृत्य झूमर, याद रखिएगा, लोक नृत्य कौन सा, झूमर, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यानी मुकुंद नायक ने लोक नृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। एशिया, यूरोप, ये सभी जगहों पर इन्होंने इसे फैलाया है। और ये जो झूमर नृत्य है इसका इन्होंने प्रशिक्षण कभी नहीं लिया। अखड़ा होता है ना, वहीं पर इन्होंने इसे सीखा है, इसका कभी भी प्रशिक्षण नहीं लिया। कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु इन्हें 2016 में पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। मुकुंद नायक को झूमर नृत्य यानी कि यहाँ का जो लोक नृत्य है इसको इसमें विशिष्ट योगदान देने हेतु जो है 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। यह जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित इन्हें किया गया है मुकुंद नायक को। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आए कि ये जो मुकुंद नायक है किससे संबंधित है, तो लोक नृत्य झूमर से संबंधित है। और ये जो है झूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु भारत सरकार ने इन्हें 2016 में
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब सम्मानित किया? 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। किस लिए? तो कला के क्षेत्र में, मैं बोल रहा हूं कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में इन्होंने जो है कुंजवन, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने रांची में कुंजवन की स्थापना की अपनी लोक कला, ये झूमर को अधिक विकसित करने के लिए इन्होंने रांची में कुंजवन की स्थापना की। तो प्रश्न बन सकता है रांची में कुंजवन की स्थापना किसके, निम्न में से किनके द्वारा की गई है? तो आप लोगों का जवाब होगा मुकुंद नायक द्वारा। या मुकुंद नायक द्वारा रांची में किसकी स्थापना की गई है? तो या नहीं तो मुकुंद नायक द्वारा रांची में झूमर को अत्यधिक विकसित करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो आपका जवाब होगा कुंजवन की स्थापना की गई है। और ये जो है एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से भी जुड़े हुए हैं। ये जो मुकुंद नायक हैं यह एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से भी जुड़े हुए हैं। तो मुकुंद नायक से जुड़े हुए यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और भी कुछ है वे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वें नंबर पर राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव को देख लेते हैं। यह जो है सरायकेला शैली, याद रखिएगा सरायकेला शैली में बोल रहा हूँ, के छाऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक हैं। यह जो राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह है यह सरायकेला शैली में बोल रहा हूं, सरायकेला शैली के छाऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक और निर्देशक भी हैं। और इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सरायकेला शैली के छाऊ नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में जो भी रहेगा तो आपका जवाब होगा राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव। ठीक है, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग 36वें नंबर पे। केदारनाथ साहू पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी, ये छाऊ नृत्य से संबंधित है। केदारनाथ साहू भी जो है छाऊ नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे मैंने राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव के बारे में बताया कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कोई पुरस्कार नहीं मिला है। जबकि केदारनाथ साहू को जो है छाऊ नृत्य के चलते पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट थे इनसे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वें नंबर पर गुरु शशिधर आचार्य के बारे में। इन्हें भी जो है 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो गुरु शशिधर आचार्य हैं इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह भी जो है छाऊ नृत्य से संबंधित है। गुरु शशिधर आचार्य जो है छाऊ नृत्य से संबंधित है और इनका भी निवास स्थल जो है सरायकेला ही है। ठीक है, देखिए केदारनाथ साहू भी सरायकेला से हैं और गुरु शशिधर आचार्य भी सरायकेला से भी हैं और यह भी छाऊ नृत्य से संबंधित है और इन्हें भी जो है 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि नई दिल्ली में है, इसके ये प्रोफेसर हैं। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के प्रोफेसर है? तो आप लोगों का जवाब होगा गुरु शशिधर आचार्य। फिर सरायकेला के आचार्य छाऊ नृत्य विचित्रा के निर्देशक भी यही हैं। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सरायकेला के आचार्य छाऊ नृत्य विचित्रा के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो आप लोगों का जवाब होगा गुरु शशिधर आचार्य। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 की ओर। मधु मंसूर हंसमुख, नागपुरी गीतों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मधु मंसूर हंसमुख है इन्हें नागपुर गीतों का राजकुमार कहा जाता है। नागपुरी गीतों का राजकुमार मैं बोल रहा हूं और एकमात्र यही है, इसीलिए इन्हें आप लोग याद रखें कि नागपुरी गीतों का राजकुमार निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो जवाब है मधु मंसूर हंसमुख को। और इसके लिए इन्हें जो है 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा 2011 में झारखंड रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और 2020 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और यह क्या है? नागपुरी गीतों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है।
तो सबसे मेन इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मधु मंसूर हंसमुख को नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। यह प्रश्न बन सकता है कि नागपुरी गीतों का राजकुमार निम्न में से किन्हें कहा जाता है, तो मधु मंसूर हंसमुख को कहा जाता है। अब अगले की ओर बढ़ते हैं 39 पे हम लोग बुलू इमाम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट एकदम VVI कह के लिख लीजिएगा। जनजातीय लोक कला सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इन्होंने ही दिलाई। इन्होंने और उनकी पत्नी ने सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसने, तो बुलू इमाम ने दिलाई है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए कि निम्न में से किन्होंने सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, तो आप लोगों का जवाब होगा बुलू इमाम। और 2019 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बुलू इमाम को। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोहराय तथा कोहबर को जो है, जो ये जनजातीय लोक कला है, सोहराय तथा कोहबर, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलू इमाम ही ने पहचान दिलाई है। अब अगला है ललित मोहन राय, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। ये जो ललित मोहन राय है यह भी चित्रकार है। 1989 में कलाश्री पुरस्कार, याद रखिएगा, कलाश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से किन्हें जो है कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 में, तो आप लोगों का जवाब होगा ललित मोहन राय ने। ठीक है, और चित्रकारी में आदिवासी जीवन को प्रदर्शित ये करते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन से चित्रकार अपनी चित्रकारी में आदिवासी जीवन को प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा ललित मोहन राय। इसके अलावा अगला हम लोग देखते हैं 41 पे हरेन ठाकुर, बिजुआ, याद रखिएगा बिजुआ। बिजुआ को केंद्र बिंदु बनाकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग ये प्रस्तुत करते हैं। ये जो हरेन ठाकुर है, इनकी खासियत यह है कि यह बिजुआ जो होता है उसको केंद्र बिंदु बनाकर एक श्रृंखला में, यानी एक सीरीज में जो है अपनी पेंटिंग यह प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे जो है कला जगत से जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे उनके बारे में मैंने बताया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। अब हम लोग जो है समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 42 नंबर पे हम लोग सिस्टर निर्मला को देखते हैं। इनका सिस्टर निर्मला का जन्म जो है 23 जुलाई 1934 में रांची में ही हुआ है। ये जो सिस्टर निर्मला है, इनका जन्म कहाँ हुआ, रांची में हुआ है। इनका जो मूल है वह नेपाल का है, इनके माता पिता नेपाल के हैं, लेकिन इनका जन्म जो है रांची में हुआ है, रांची में रह रहे थे तब। और कब हुआ है, तो 23 जुलाई 1934 में हुआ है। और यह जो है हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इनका जन्म जो है हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन इन्होंने जो है 1959 में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। यह सिस्टर निर्मला जो है यह मूलतः क्या है, नेपाल के, इनका जो परिवार है वह नेपाल से बिलोंग करता है, लेकिन इनका जन्म जो है रांची में हुआ। और यह जो है जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वह हिंदू ब्राह्मण परिवार था, लेकिन जब यह 17 वर्ष की हुई तो 1959 में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वह है 23 जून 2015 कोलकाता में हुआ इनका। यानी इनका जन्म रांची में हुआ और मृत्यु जो है कोलकाता में हुआ, कब, 23 जून 2015। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मदर टेरेसा, याद रखिएगा, मदर टेरेसा की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी कौन, सिस्टर निर्मला। तो यह प्रश्न बन सकता है कि झारखंड की वह कौन सी सिस्टर या महिला है जो मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी, तो नाम है उनका सिस्टर निर्मला है। 25 मार्च 2009 को इन्होंने अपने पद से जो है सेवानिवृत्ति प्राप्त किया, यानी अपना पद ये छोड़ दिए। और इनके बाद यह भी प्रश्न बन सकता है कि इनके बाद कौन आया, तो इनके बाद जो है जर्मन महिला सिस्टर मैरी प्रेमा ने इनका पद संभाला। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सिस्टर निर्मला ने अपने पद को या पद से सेवानिवृत्त कब हुई, तो 25 मार्च 2009 में हुई। फिर प्रश्न बन सकता है सिस्टर निर्मला के सेवानिवृत्त के बाद उनके पद पर कौन आए, तो जर्मन महिला सिस्टर मैरी प्रेमा आई। ठीक है, और 26 जनवरी 2009 को इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
मैं यहाँ पद्म विभूषण बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। इन्हें जो सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण से 26 जनवरी 2009 में सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा यही है कि यह हिंदू परिवार से संबंधित है, लेकिन 1959 में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी। और इन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्त कब हुई? तो 25 मार्च 2009 में। और इनके पश्चात जर्मन महिला सिस्टर मैरी प्रेमा जो है इनका पद संभाला। और इन्हें जो है 26 जनवरी 2009 सिस्टर निर्मला को जो है 26 जनवरी 2009 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैं पद्म विभूषण बोल रहा हूँ यहाँ बार बार। अब इसके बाद हम लोग नागर मोदी को देखते हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें। जब झारखंड के विभूति में पढ़ा रहा था तो पहले क्लास में मैंने इनके बारे में पढ़ाया है, तो आप लोग इस नागर मोदी के बारे में वहाँ पे डिटेल में जानिए। यहाँ मैं बस यही बताना चाहूँगा कि यह जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ ही साथ समाज सेवी भी थे। यह इन्होंने विधवाओं के, याद रखिएगा, विधवाओं के कल्याण के लिए 1935 में 1935 में अबला आश्रम का स्थापना कराया। नागरमल मोदी ने विधवाओं के कल्याण हेतु 1935 में अबला आश्रम की स्थापना की। किसने? नागर मोदी ने। प्रश्न बन सकता है किनके द्वारा विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु अबला आश्रम का निर्माण करवाया गया? तो आप लोगों का जवाब होगा नागर मोदी ने कराया था, नागरमल मोदी ने कराया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर और सिमोन उरांव। ये जो सिमोन उरांव है इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है और पानी बाबा भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न बन सकते हैं कि झारखंड के वे कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्हें पानी बाबा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का जवाब होगा सिमोन उरांव। प्रश्न बन सकता है झारखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जिसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जवाब होगा सिमोन उरांव। और जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु इन्हें 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा हेतु 2016 में इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो सिमोन उरांव को। और सिमोन उरांव को ही जो है जल पुरुष बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और पानी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जुड़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक भगत गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित एनजीओ विकास भारती के सचिव हैं। यह एक एनजीओ है विकास भारती जो कि गुमला के अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड में है। उनके जो है सचिव कौन है? अशोक भगत है। और इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अशोक भगत को जो है, ये जो अशोक भगत है इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जल संरक्षण तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी के चलते इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन्हें इनके क्षेत्र में जो है यानी कि गुमला क्षेत्र में जो है बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अशोक भगत को इनके क्षेत्र में बाबा के नाम से जाना जाता है। और यह अपने काम के प्रति इतने सजग थे कि इन्होंने क्या किया, 1983 में अपना नाम जो है, यह जो है मूलतः जो है ना अशोक भगत जो है यहाँ के नहीं है, यह जो है आजमगढ़ के हैं। यह जो अशोक भगत है यह आजमगढ़ के हैं। और इन्होंने क्या किया, 1983 में अपना नाम बदलकर, इनका नाम था पहले अशोक राय, अशोक राय से इन्होंने अशोक भगत कर लिया और यहीं पे ये अपना कार्यस्थल बना लिए। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चामी मुर्मू की ओर। यह जो है सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत राजनगर प्रखंड के बीजाडीह की रहने वाली है। तो कहाँ की रहने वाली है? यह बीजाडीह की रहने वाली है, जो कि सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत राजनगर प्रखंड में आता है। और इन्होंने जो है 1988 में बाघराय साईं महिला समिति के माध्यम से समाज सेवा में जो है जुड़ी। चामी मुर्मू जो है समाज सेवा में कैसे जुड़ी, तो उन्होंने बाघराय साईं महिला समिति को से जुड़ी जाके, और वहीं से इन्होंने समाज सेवा करना शुरू कर दिया। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, चामी मुर्मू जो है 1988 में बाघराय साईं महिला समिति से जुड़े और यहीं से इनका समाज सेवा जो है प्रारंभ हो गया। और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यह।
आप लोगों के लिए, आप लोग जो है इसे एकदम नोट डाउन ही करें। प्रश्न बन सकता है झारखंड की वो कौन सी महिला है जिसे भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों का जवाब होगा चामी मुर्मू। इसके अलावा इन्हें जो है चाईबासा रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मेनली दो ही थे कि भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें, चामी मुर्मू को, और साथ ही साथ चाईबासा रत्न पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त थे। अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 47वें नंबर पे जमुना टुडू। इन्हें जो है लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। यह जो जमुना टुडू है लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है झारखंड की कौन सी महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, या निम्न में से किन महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का जवाब होगा जमुना टुडू। और पर्यावरण के क्षेत्र में, मैं बोल रहा हूं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के हेतु इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे समाज सेवा से जुड़े लोगों का। और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं पीडीएफ जब नोट्स दूंगा आप लोगों को तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, 4-5 और हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। कल की क्लास में अब हम लोग खेल जगत और फिल्म जगत से जुड़े व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।